नमस्कार। आज के वीडियो में औरंगजेब के शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में अनेकानेक विद्रोह हुए, जिनमें पश्चिमोत्तर सीमा में अफगान कबीलों, पंजाब में सिखों, मथुरा में जाटों एवं मेवात में सतनामियों का, बुंदेलखंड में बुंदेलों का एवं राजपूतों और मराठों के विद्रोह हुए। तो आम धारणा के अनुसार इन विद्रोहों को औरंगजेब की धार्मिक नीति का परिणाम माना जाता है, लेकिन इन सभी विद्रोहों के स्वरूप एवं उनके मूल कारण अलग अलग थे और इन विद्रोहों का जो मूल उद्देश्य था वो था मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो ये सभी विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप के थे, इसलिए ये कभी व्यापक रूप नहीं धारण कर सके या व्यापक नहीं बन सके। तो औरंगजेब के समय उत्तरी भारत में जो पहला प्रमुख विद्रोह हुआ था वो था जाटों का। तो जो जाट जाति के थे वो मुख्यतः कृषक थे और इनके समक्ष भूमि एवं लगान संबंधी समस्याएं थी। तो औरंगजेब के समय मथुरा के जाटों ने मुगल अधिकारी अब्दुल नबी के अत्याचारों के विरोध में बगावत कर दी थी, जिसका जो नेतृत्व करता था वो था गोकुल नामक व्यक्ति, परंतु इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। फिर बाद में गोकुल के पश्चात राजाराम के नेतृत्व में पुनः जाट संगठित हुए और अंततः कछवाहा राजा बिशन सिंह के सहयोग से इनका पुनः दमन कर दिया गया। बाद में चूड़ामन ने संघर्ष जारी रखा और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात फिर भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना हुई। फिर जाटों के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह सतनामियों का था। इनका जो इलाका था वो था मेवात और नारनौल क्षेत्र में विस्तारित थे और यह एक धार्मिक संप्रदाय था और इनके संघर्ष का जो तात्कालिक मुख्य कारण था वो था एक सतनामी कृषक और मुगल सैनिक का संघर्ष। इसमें भी सतनामियों का मुगलों ने दमन कर दिया और फिर बाद में सतनामियों ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जाटों के और सतनामियों के पश्चात औरंगजेब के समय ही बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह होता है। प्रारंभिक नेतृत्व चंपतराय के द्वारा किया गया। बाद में छत्रसाल ने बुंदेलखंड एवं मालवा क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध असंतुष्ट तत्वों को संगठित कर 1671 ईस्वी में बुंदेलखंड राज्य की मुक्ति का संग्राम छेड़ा। तो मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा छत्रसाल का विद्रोह पूरी तरह से उसका दमन नहीं किया जा सका। परिणामतः छत्रसाल पूर्वी मालवा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुआ, जिसकी राजधानी पन्ना बनाई गई थी। फिर आगे औरंगजेब से राजपूतों के संबंधों में भी मधुरता का अभाव रहा। जैसे औरंगजेब से पूर्व के जो मुगल शासक थे उनके समय में राजपूतों से संबंध मधुर थे, लेकिन औरंगजेब के समय ये विपरीत था, जिसका मुख्य कारण था उत्तराधिकार संघर्ष के समय राजपूतों का दारा के प्रति समर्पण। यानी राजपूतों ने जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब के विरुद्ध दारा का सहयोग किया, तो उससे औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों के मन में संदेह पैदा कर दिया और वे मुगलों से स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। तो औरंगजेब ने भी राजपूत राज्यों पर अतिशय नियंत्रण करने का प्रयास किया, जो बाद में मुगल राजपूत संघर्ष में परिवर्तित हो गया था। तो इन राज्यों में मारवाड़ और मेवाड़ के राज्य प्रमुख थे। जैसा कि मारवाड़ के जो शासक थे राजा जसवंत सिंह, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और इस राज्य को मुगल साम्राज्य में
में मिलाने के प्रयास प्रारंभ हो गए थे। अतः इसका विरोध दुर्गादास द्वारा किया गया और मारवाड़ के अल्पवयस्क अजीत सिंह एवं दुर्गादास को संरक्षण देने के कारण मेवाड़ का जो सिसोदिया घराना था उससे भी औरंगजेब का संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो इन परिस्थितियों में औरंगजेब की नीतियों और मेवाड़ से हटाए जाने से दुखी होकर शहजादा अकबर ने विद्रोह कर दिया और वह राजपूतों का समर्थक बन गया। तो इस प्रकार राजपूतों के विद्रोह ने मुगलों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर गहरा प्रहार किया। तो यद्यपि राजपूत सरदार औरंगजेब के साथ बने रहे, लेकिन औरंगजेब को राजपूतों की पहली जैसी निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकी और वह दुर्बल हुआ, यानी उनको राजपूतों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया। फिर औरंगजेब के समय में मुगलों और सिखों के संबंध भी कटु हुए। गुरु हरराय द्वारा दारा को समर्थन दिया जाना, गुरु तेग बहादुर के विरोध के बाद उन्हें फांसी दी जाना और अंततः गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कर लगातार मुगलों को प्रभावित किया गया। तो सिख मुगलों से विद्रोह कर कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पाए और न मुगल सिखों की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। तो गुरु गोविंद सिंह स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना के अपने प्रयास को पूरा नहीं कर सके, परंतु उन्होंने सिखों में जो सैनिक भावना पैदा कर दी और उन्हें जिस प्रकार एक सिख शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया, उसका लाभ सिखों ने आगे चलकर उठाया। फिर दक्षिण की बात करें तो औरंगजेब के समय दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे थे। तो दक्षिण का सूबेदार रहने के कारण औरंगजेब इस राजनीति, जो दक्कन की राजनीति थी, उससे पूर्ण रूप से परिचित था और वह इनकी शक्ति को मुगल सत्ता के लिए एक तरह से चुनौती मानता था। इसलिए औरंगजेब ने दक्षिण में विस्तारवादी नीति अपनाई। तो औरंगजेब का जो दक्षिण नीति का जो उद्देश्य था वो था इन राज्यों पर अधिकार कर उन्हें मुगल साम्राज्य में मिलाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारियों की बढ़ती राजनीतिक लालसा पर भी नियंत्रण लग जाता। तो मराठों के अधीन विकसित हिंदू पदपादशाही जैसी अवधारणा ने भी इसे मराठों के लिए संघर्षरत रहने के अवसर दिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक अशांति एवं उत्तरी भागों में औरंगजेब को व्यस्त देखकर दक्षिणी रियासतों ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। तो इस राशि को और साथ ही हर्जाने को वसूलने के उद्देश्य से और 1681 ईस्वी तक उत्तर भारत में स्थिति के नियंत्रण के बाद दक्षिणी राज्यों के प्रति औरंगजेब आकर्षित हुआ, जो इनके मध्य परस्पर संघर्ष और विरोध का कारण बना। और फिर 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो वस्तुतः औरंगजेब के समय में जो ये विद्रोह हुए थे, तो इन विद्रोहों के परिणाम न सिर्फ मुगलों की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को दुर्बल करने में सक्षम थे, बल्कि इन्होंने यूरोपीय कंपनियों को भारत में अग्रसर होने के अवसर भी प्रदान किए और भारत क्रमशः उपनिवेश के रूप में परिवर्तित होता गया। अगर इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब को सिखों, जाटों, सतनामियों, राजपूतों और मराठों के विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ता, तो शायद भारत एक उपनिवेश का रूप धारण नहीं करता।